दोस्तों, वेलकम टू कैफे आईएएस। और कैफे आईएएस में आज का टॉपिक है कार टी सेल थेरेपी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार टी सेल थेरेपी क्या होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, और इससे रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं। और बायोलॉजी में भी आपके बहुत सारी टर्म्स आएंगे, यानी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सीधा सीधा आपको पूछा जा सकता है, वो भी हम इस टॉपिक्स में जैसे जैसे आएंगे वो डिस्कस करते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो कार टी सेल थेरेपी है उसको एक पेशेंट को दिया गया रिसेंटली, ये ट्रीटमेंट जो पेशेंट को ब्लड कैंसर था, तो उस ब्लड कैंसर के पेशेंट के लिए ये कार टी सेल थेरेपी दी गई और उसके रिजल्ट में देखा गया कि वो क्योर हो गया था। तो दिस कार टी सेल थेरेपी इज सीन एज ए रिवॉल्यूशनरी थेरेपी इन ट्रीटिंग कैंसर। ठीक है, कार टी सेल थेरेपी के अगर नाम देखें प्रॉपर, इसका नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। और ये थेरेपी क्या होती है? ये थेरेपी होती है इम्यूनोथेरेपी बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट है। अब देखिए, इम्यूनोथेरेपी बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रीटमेंट मेथड है वो आपके कैंसर को फाइट करने में हेल्प करता है, बट बाय यूजिंग योर ओन इम्यून सिस्टम। यानी पेशेंट को एक्सटर्नल कुछ की स्टैटिक ड्रग्स होती हैं वो दी नहीं जाती लगातार, बल्कि उसके इम्यून सिस्टम को इवोक किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग हिज और हर ओन टी सेल्स। ठीक है, तो ये कार टी सेल थेरेपी है, इट्स पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर सर्टेन काइंड ऑफ ब्लड कैंसर्स, जैसे कि लिम्फोमा हो गया, ल्यूकेमिया हो गया। इस तरह के ब्लड कैंसर में स्पेशली ये बहुत ही यूजफुल देखी गई है। अब ये टी सेल की हमने बात की, टी सेल क्या होती हैं? देखिए, जो अपनी बॉडी में ब्लड होता है उसमें आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, तो इसमें से वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत मदद करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। वही होती हैं हमारे वॉरियर्स वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि बहुत तरह की होते हैं, कई तरह की होती हैं। ठीक है, और ये टी सेल एक टाइप की वाइट ब्लड सेल है। सो दीज आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, दो तरह की सेल होती हैं, जैसे एक हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो कि वाइट ब्लड सेल का ही एक तरीका है। कितने कितने वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो टाइप हम एक बार देख लेंगे। 5 तरह के मेनली होते हैं, बट पहले लिम्फोसाइट्स को समझ लेते हैं। टी सेल्स एंड बी सेल्स, दो तरह की सेल होती हैं। अब बी सेल क्या होती हैं? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब इसको और आगे से समझने के लिए आपको एंटीबॉडी पता होना चाहिए, एंटीजन पता होना चाहिए और मेमोरी पता होना चाहिए। तो इसको एक बार देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे और समझने में। देखिए, एंटीजन क्या होते हैं, ध्यान रखिए। एंटीजन वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस हो गए, फंगी हो गया। तो ये सारे जो फॉरेन सब्सटेंस हैं वो आपकी बॉडी में जो एंटर करते हैं उनको कहते हैं एंटीजन। ठीक है, और आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, स्पेशली लिम्फोसाइट्स हैं, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं, ऐसे एंटीजेंस को अटैक करने के लिए, उनको फाइट करने के लिए एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी ये होते हैं और एंटीजेंस आपके ये होते हैं। ठीक है, तो यूनिक कंपोनेंट होता है जो आपकी इम्यूनिटी का, उसको कहते हैं हम लिम्फोसाइट सेल्स, और वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं उसको कहते हैं एंटीबॉडीज, यानी प्रोटीन होते हैं, तो जो किससे फाइट करते हैं? एंटीजन से। ठीक है, तो अब लेट्स से आपके इस बॉडी में एंटीजन आ गया और उसके बाद आप प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया, आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बना दिए। ठीक है, लेकिन अब फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के कोई सब्सटेंस आपको एंटर कर रहा है, यानी फ्यूचर में भी आपके किसी तरह का आपको इन्फेक्शन हो रहा है जो आपको पहले हो चुका था। तो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो याद रखती हैं कि नहीं, ये इन्फेक्शन पहले हो चुका है और हमें इनके रिस्पॉन्स में इस तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। यानी कि स्पेसिफिक काइंड के जो एंटीबॉडीज हमें प्रोड्यूस करने हैं, उन सेल्स को, आपकी वाइट ब्लड सेल्स को पता होता है, लिम्फोसाइट्स को पता होता है कि इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने से एंटीजन को इफेक्टिव तरीके से हम हरा सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को स्पेसिफिक जो आपके इन्फेक्शन और एंटीजन को याद रखता है, डिस्टिंग्विश रखता है, इस पूरी प्रॉपर्टी को कहा कहते हैं मेमोरी। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम विगरसली इस तरह के रिपीटेड एक्सपोजर्स होते हैं माइक्रोब्स के, एंटीजेंस के, उनको अच्छे से डील कर पाए। ठीक है, तो मेमोरी समझ ली हमने, एंटीजन समझ लिया और एंटीबॉडी समझ लिया। तो दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल और बी सेल। ठीक है, बी सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो वायरस या बैक्टीरिया पे जुड़ जाते हैं और उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
और टी सेल्स होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट फाइटर्स होते हैं, यानी फॉरेन इन्वेजन जो होता है, फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में गया, उनको डायरेक्टली फाइट करते हैं, ठीक है, और बाकी इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करते हैं। ये बी सेल होते हैं आपके बोन मैरो होता है, उसमें प्रोड्यूस होते हैं, उसी में ही मैच्योर होते हैं। अब बोन मैरो क्या है, देखिए बोन मैरो आपकी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर एक होलो स्पेस होता है, होलो सेंटर होता है, उसमें स्पॉन्जी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपकी ब्लड सेल की फैक्ट्री है, ठीक है। क्यों फैक्ट्री है? क्योंकि जो हेल्दी बोन मैरो है, जो हेल्दी स्पॉन्जी टिश्यूज हैं आपकी बोन के अंदर, वे क्या करते हैं, ब्लड सेल को रिलीज करते हैं। ब्लड सेल को रिलीज करेंगे आपकी ब्लड स्ट्रीम में, तो ब्लड में आपके में हेल्दी WBC होंगे, ठीक है, और आपकी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी। तो ओवरऑल आपका बोन मैरो अगर हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत हेल्दी रहेगा, ठीक है। बोन मैरो ये होता है। अब तो जो बी सेल्स हैं वो बोन मैरो में ही ओरिजिनेट होती हैं और वहीं पे मैच्योर होती हैं, लेकिन जो टी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो थाइमस एक ग्लैंड होती है आपकी, थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस मैच्योर होती हैं। अब थाइमस ग्लैंड है कहाँ पे, देखिए आपकी जो चेस्ट है बिटवीन लंग्स, मतलब लंग्स के एकदम बीच में देखिए, और जो आपका ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे और हार्ट से थोड़ा सा ऊपर एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको वो मैच्योर होती हैं, ठीक है, थाइमोसाइट्स भी बोलते हैं कई बार इनको, ठीक है। सो दीज आर कॉल्स टी सेल्स। तो हमने बेसिक देख लिया टी सेल्स, बी सेल्स के बारे में, और एंटीजन एंटीबॉडी मेमोरी के बारे में देख लिया, और बोन मैरो के बारे में देख लिया। तो लेट्स अंडरस्टैंड द टी सेल कि ये टाइप ऑफ ब्लड सेल है, ये हमने देख लिया। दूसरा हमने ये देख लिया कि टी सेल लिम्फोसाइट्स हैं, सो दे आर पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम, और आपके बोन मैरो में डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और मैच्योर क्या होते हैं आपके थाइमस में। तो ये ओवरऑल बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं हमारी कैंसर से फाइट करने में, ठीक है। तो इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि थाइमस ग्लैंड में होते हैं, प्रोड्यूस मैच्योर होते हैं, तो टी सेल्स को क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, थाइमोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब कार टी सेल थेरेपी में जानना क्या है कि कार टी सेल थेरेपी में टी सेल को ही क्यों यूज किया जाता है, बी सेल को क्यों नहीं, क्योंकि दोनों ही इन्फेक्शन से लड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, टी सेल को ये देखा गया है कि डायरेक्ट किल करने में किसी पैथोजन को, या फिर किसी इन्फेक्टिंग जो एंटीजेंस है उनको किल करने में, जो बी सेल के मुकाबले इनकी अडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, और जो मेमोरी कैपेबिलिटी है, यानी कि इन्फेक्शन को पहचान के याद रखने में, और उसके बाद री इन्फेक्शन होता है तो उसको क्विकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके किल करने में इनकी इफेक्टिवनेस है बी सेल से ज़्यादा होती है। तो टी सेल्स क्या है, मोर परसिस्टेंट हैं और टारगेटेड एक्शन के लिए बहुत ही अडेप्टेबल हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं। सो दैट्स वाई दिस टी सेल्स आर यूज्ड इन द कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोसीजर देख लीजिए ओवरऑल कैसे होता है। कार टी सेल थेरेपी में क्या होता है, एक ह्यूमन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उससे ब्लड सैंपल लिया जाता है। अब ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसमें आपके RBC WBC सारे इम्यून सिस्टम की जो WBC हैं वो हैं। अब क्या करते हैं, इस ब्लड सैंपल से टी सेल्स होती हैं उनको अलग कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को, टी सेल कलेक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं एफेरेसिस, ठीक है, रिमेंबर दैट। इसका मतलब है यू आर सेपरेटिंग टी सेल्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, टी सेल सेपरेट हो गई, आपके पास आ गई, इन टी सेल्स को लैब में भेजा जाएगा, जहाँ पे साइंटिस्ट क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इनको। कैसे मॉडिफाई करेंगे, इन पे स्पेशल रिसेप्टर्स लगाए जाएंगे जिनका नाम होगा काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स, CAR, ठीक है। अब रिसेप्टर का फंक्शन क्या है, एंटीजन रिसेप्टर्स का, कि एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए उन पे रिसेप्टर्स लगा दिए गए हैं, जिससे वो क्या है कि उनको क्विकली आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। तो इन रिसेप्टर्स का काम क्या है कि क्विकली आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना इन्फेक्टेड सेल्स को, कैंसर सेल्स को, जिससे कि क्या है कि टी सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। तो अब ये मॉडिफाई हो गई सेल में, लैब में, और इनको CAR लगा दिए गए, यानी कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स ऐड कर दिए गए, ठीक है। अब रिसेप्टर्स टी सेल को फाइंड कर, टी सेल को हेल्प करते हैं जिससे कि वो कैंसर सेल को फाइंड कर सकें, उसको किल कर सकें। अब इस तरह की जो मॉडिफाइड टी सेल्स हैं इनको मल्टीप्लाई कराया जाता है लैब में ही, काफ़ी सारी क्वांटिटी में फिर से बना के, ग्रो करवा के इनको वापस से पेशेंट की जिससे ब्लड निकाला गया उसकी ब्लड स्ट्रीम में वापस डाल देते हैं। अब क्या हो गया कि
बॉडी में पहुंच गई, उसके बाद कैंसर सेल को ये आइडेंटिफाई करती हैं और किल करती हैं। तो एक तरह से क्या हो गई, ये लिविंग ड्रग हो गई, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव रहती हैं। पेशेंट्स की अपनी खुद की टी सेल्स को यूज करते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर करती हैं, जिससे कि वो टारगेट कर सकें कैंसर सेल को, उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं क्योंकि मॉडिफाई किया है हमने। तो ये एक्टिव थेरेपी है, लिविंग ड्रग इनको कहा जाता है, कार-टी सेल थेरेपी को। ठीक है, और एक तरह से पर्सनलाइज मेडिसिन है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, क्योंकि हर एक पर्सन के टी सेल निकालना हमें और उसको उसकी नीड के हिसाब से टेलर करना, और स्पेसिफिक कैंसर के हिसाब से वो काम होता है आपका इस वाली थेरेपी में किया जाता है। सो नाउ हमने अब ये पूरी प्रोसेस समझ ली, तो अब इम्यून सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द इम्यून सिस्टम क्या होता है। देखिए, इम्यून सिस्टम क्या है, बॉडी का एक डिफेंस नेटवर्क है अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ठीक है, और इस पूरे इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो एक पाइवोटल रोल प्ले करती हैं, ये भी हमने देख लिया। WBC हैं या, ठीक है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं मेनली, और पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम भी एक आपका पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, देखो सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें लिम्फेटिक सिस्टम को, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज नथिंग, यू कैन कंसीडर दैट लिम्फेटिक सिस्टम एज आवर सीवरेज सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो बॉडी में टिश्यूज हैं, बाकी सेल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है जैसे कि, ठीक है, ओवरऑल, तो जो वेसल्स वगैरह में हैं, जो एक्सेस ब्लड होता है, ब्लड का एक पार्ट होता है लिक्विड ब्लड, इसको कहते हैं प्लाज्मा, वो कई बार क्या करता है, ये फ्लूइड होता है, वो लीक करता है ब्लड वेसल से। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम होता है कि जो फ्लूइड लेवल है इसको मेंटेन रखता है बॉडी टिश्यूज में। कैसे रखता है कि इट रिमूव्स ऑल फ्लूइड दैट लीक्स आउट ऑफ आवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी के जनरल और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग यानी ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सीवरेज सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो फ्लड बैलेंस को मेंटेन रखता है और इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी, लेट्स बैक क्विकली कम बैक टू द इम्यूनिटी पार्ट। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम हमने समझ लिया, और इसके बाद देख लेते हैं WBC की जो हमने बात की थी। तो WBC जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये कई तरह की WBC होते हैं, कई फंक्शन से परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, पैथोजन को घेर के डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। लिम्फोसाइट्स, मैंने कहा एक तरह की वाइट ब्लड सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, तो ये भी क्या करती हैं, दे रिमेंबर पास्ट इन्फेक्शंस एंड टारगेट स्पेसिफिक फॉरेन सब्सटेंस, स्पेसिफिक इन्वेडर्स को टारगेट करके किल करती हैं। इसी तरह मोनोसाइट्स भी होती हैं, उनका भी यही काम होता है। एक होती हैं इओसिनोफिल्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इओसिनोफिल्स का काम क्या होता है कि वो टॉक्सिक प्रोटीन या एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, और इसके थ्रू वो पैरासाइट को किल करती हैं, या फिर आपकी बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हैं उसको मॉड्यूलेट करती हैं। एक होती हैं बेसोफिल्स, वो हिस्टामाइन रिलीज करती हैं। हिस्टामाइन मतलब जो आपको एलर्जी होती है ना, तो वो हिस्टामाइन सब्सटेंसेस से होती है। सो दे रिलीज हिस्टामाइन। जैसे आपको कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस चला गया जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से होती है, बिकॉज बेसोफिल्स हैं वो हिस्टामाइन रिलीज कर रही हैं, तो जैसे आपके एलर्जिक या इन्फ्लेमेशन सिम्टम्स वहाँ उस जगह पे हो रहे हैं, आपकी बॉडी में हो रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल दीज WBC identify, they can attack and eliminate harmful invaders and they ensures the protection of body. ठीक है, अब देखिए इम्यून सिस्टम होता है आपका दो मेन स्ट्रेटेजी से आपके बॉडी को हेल्प करता है इन्फेक्शन से। पहली है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी है अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है, ये वाली इम्यूनिटी आपको इमीडिएट डिफेंस प्रोवाइड करती है, नॉन स्पेसिफिक जनरल डिफेंस होता है। ठीक है, दूसरी तरह अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो लिम्फोसाइट्स को इन्वॉल्व करती है, यानी कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय द डिफरेंट क्लासेस ऑफ लिम्फोसाइट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अडेप्टिव इम्यूनिटी वी आर टॉकिंग अबाउट द B सेल एंड T सेल्स। थोड़ा और समझ लेते हैं इसको, अडेप्टिव और इन्नेट इम्यूनिटी को। देखिए, जो इन्नेट इम्यूनिटी है आपकी, इसको नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो ये अर्ली लाइन ऑफ डिफेंस है आपका इन्फेक्शन के अगेंस्ट, आपके माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स होता है इन्नेट इम्यूनिटी का, बहुत ही रैपिड होता है, बट ये जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, सो इट डज नॉट, दिस रिस्पॉन्स डज नॉट डिस्टिंग्विश फाइन डिफरेंस, जो क्योंकि जो माइनर डिफरेंस होते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स में, उसको आइडेंटिफाई नहीं करता। जनरली आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स करती है, कॉमन रिस्पॉन्स देती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है, वो आपका पार्ट होती है इन्नेट इम्यूनिटी का। फॉर एग्जांपल, जैसे स्किन है आपकी,
वो एक तरह से जर्म्स से या फॉरेन इन्वेडर से बैरियर की तरह काम करती है। तो स्किन कैन कुड बी कॉल्ड अ पार्ट ऑफ योर इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। स्किन हो गया आपका। दूसरे हो गया आपके जैसे फीवर है, फीवर में क्या होगा, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। जिससे क्या होगा, टू किल पैथोजेंस होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, या फिर पैथोजन की ग्रोथ है वो लिमिट हो जाएगी। तो उसने स्पेसिफिकली किसी माइक्रोब को टारगेट नहीं किया, पूरी बॉडी में एक जनरल रिस्पॉन्स आया, दैट इज पार्ट ऑफ योर इन्नेट इम्यूनिटी। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें, इसको कहते हैं स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि जो बहुत डिफरेंट टाइप के माइक्रोबियल्स होते हैं या फिर नॉन माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं, उनमें क्या करती है, डिस्टिंग्विश कर सकती है। इट कैन डिस्टिंग्विश डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसको कहते हैं हम स्पेसिफिसिटी, यानी स्पेसिफिकली ये डिफाइन कर सकती है, समझ सकती है कि कौन से माइक्रोब्स अलग हैं, ये वाला माइक्रोब्स अलग है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि बहुत विगरसली ये रिपीटेड एक्सपोजर्स होते हैं आपके, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है आपको सेम माइक्रोब्स का, तो उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज को ये प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के जैसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मीजल्स आपको हो गया, ठीक है। एक बार आपको हो गया, यानी कि वो आपकी बॉडी में एंटीजन चले गए, उससे आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए और इन्फेक्शन को किल कर दिया गया, ठीक है, आप रिकवर हो गए। अब नाउ लेट्स से मीजल्स के जो भी रिलेटेड माइक्रोब्स हैं आपके फिर से आपकी बॉडी में जाते हैं, तो जैसे आपको आपने देखा एक बार हो गया ना आपको मीजल, तो जनरली आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाती है मीजल से। वो इसलिए होता है कि जैसे फिर से अगर आपके मीजल्स के माइक्रोब्स अगर आपकी बॉडी में पहुंचते हैं, तो क्या होगा कि ये जो आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसने तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है, उसकी सेल्स ने, लिम्फोसाइट्स ने, कि हाँ इस माइक्रोब्स को मुझे याद है कि ये पहले भी आया था और इसके रिस्पॉन्स में ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई थी, तो आपकी बॉडीज में वो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी उसको स्प्रेड होने से पहले ही किल कर देंगी, ठीक है। सो जैसे इट प्रोवाइड्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मीजल्स, ठीक है। लेकिन अदर वायरस आ रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि उन दूसरे वायरस के खिलाफ भी आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिले, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको मेमोरी किसकी है, उसकी मीजल्स की, कि मेमोरी में मेरे में ये है कि ये आया था ये वाला टाइप का माइक्रोब्स और उसके लिए एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। तो अडेप्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो भी हमने देख ली, ठीक है। तो दोनों तरह की हमने बात कर ली। अब ये बी सेल्स को भी हमने देख लिया, टी सेल्स को भी देख लिया। अब ये जो कार टी सेल थेरेपी है वो बाकी की कैंसर ट्रीटमेंट से अलग कैसे है? देखिए पर्सनलाइज्ड है, ये हमने डिस्कस कर ली। लिविंग ड्रग है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये इन्फेक्टेड सेल्स को टारगेट करते हैं, जनरली हेल्दी सेल्स को स्पेयर कर देते हैं जनरली, और खुद के इम्यून सिस्टम को यूज करके ही ये ट्रीट किया जाता है कैंसर को। तो बाकी कैंसर ट्रीटमेंट से ये इस वजह से थोड़ा सा अलग है। अब देखिए ऑन्कोलॉजी के ट्रीटमेंट में एक ट्रांसफॉर्मेटिव थेरेपी है ये कार टी सेल थेरेपी। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्यों हैं? तो बेनिफिट्स को हम समझ लेते हैं कि किस तरह से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है जो कैंसर का उसमें हेल्प करती है। पहला है प्रिसीजन, ठीक है। ऐसा नहीं है हम सारी सेल्स को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग थेरेपीज हैं जैसे रेडियोथेरेपी है, केमियोथेरेपी, आपकी जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, उस इन्फेक्टेड एरिया के या पूरी बॉडी में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कार टी सेल थेरेपी में कि स्पेसिफिकली हमने उन्हीं सेल्स को टारगेट किया है, कैंसरस सेल्स को जो कि इन्फेक्टेड है, करेक्ट। तो प्रिसीजन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है कि ट्रीटमेंट है वो पर्सनलाइज्ड है, ठीक है। टी सेल्स यानी कि उसके इन्फेक्टेड पर्सनस या पेशेंट के ब्लड से ही हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लैब में इंजीनियर करके वापस से उसको डाल रहे हैं, तो पर्सन स्पेसिफिक होगी नहीं थेरेपी। तो ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है। और जब बॉडी में आपके ये सेल्स रहेंगे, ऐसा एक स्टैटिक ड्रग तो है नहीं कि लगातार लेनी पड़े। एक बार आपकी बॉडी में चली गई, दे कीप ऑन ग्रोइंग, दे कीप ऑन अटैकिंग द कैंसर सेल्स। तो इसका मतलब है कि इसके इफेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। अगर कई बार कैंसर होता है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है, थोड़े दिन सेडेंटरी मोड में रह के या फिर थोड़ा सा भी अगर बच गया तो फिर से ग्रो करने लगती हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगी कार टी सेल थेरेपी, क्योंकि वहाँ पे तो सेल्स हैं, दे कीप ऑन अटैकिंग द कैंसर सेल। तो इससे क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना जो आपका बार बार, वो रिड्यूस होगा। उससे रिलेटेड जो आपकी केयर कॉस्ट है, सपोर्टिव जो केयर कॉस्ट आती है, उसमें भी रिडक्शन आएगा, ठीक है। तो ये मेन इसके बेनिफिट हैं। साथ में इसका पोटेंशियल लॉन्ग बेनिफिट एक और है कि बाकी सारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक तरह से एक थेरेपी है कार टी सेल थेरेपी। उसने एक होप दी है कि आगे चल के ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट भी और डेवलप हो सकते हैं या फिर इवॉल्व हो सकते हैं इस
थेरेपी के थ्रू, जिससे पेशेंट के डिफरेंट टाइप के कैंसर्स इफेक्टिवली क्योर किए जा सकें। करंटली ये जैसे मैंने बताया कि कुछ सर्टेन टाइप के ब्लड कैंसर्स हैं, उनमें ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, ये कॉस्ट है कार टी सेल थेरेपी की, वो भी रिड्यूस होती जाएगी, अफोर्डेबल होती जाएगी, ठीक है। अब इंडिया के केस में हम समझ लेते हैं एक छोटा सा डेवलपमेंट जो आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्सकार 19, ठीक है, ये इंडिया की इंडिजेनसली डेवलप्ड कार टी थेरेपी है, ठीक है। इस फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी टू गेट CDSCO अप्रूवल, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अक्टूबर 2023 में इस कार टी सेल थेरेपी को अप्रूव किया था, जिसका नाम है नेक्सकार 19। दिस इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड थेरेपी। तो यहाँ पे देखिए प्रीलिम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे मैंने शुरू में ही हाईलाइट किया था, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। मेंस में तो आप देख लो कि इसके कार टी सेल थेरेपी के पोटेंशियल रिस्क क्या है, कार टी सेल थेरेपी के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और ओवरऑल मेडिकल या चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव थेरेपी कैसे है, ये एक तरह से बून कैसे रहेगी, ठीक है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे। तो ओवरऑल ये इश्यू है, ये आपके मेंस में काम आ सकता है। जबकि प्रीलिम्स में आप देखो कि जैसे एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कौन कौन से, उनके नाम पूछ लिए गए। इंडिया की जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड कार टी सेल थेरेपी है, उसका नाम क्या है, आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। और थोड़े से बेनिफिट्स आपके स्टेटमेंट्स में डाले जा सकते हैं। बी सेल के बारे में, टी सेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। तो ये सारे जो मैंने हाईलाइटेड हैं, ये सारे प्रीलिम से इंपॉर्टेंट आपके इन्फॉर्मेशन है, सो प्लीज रिमेंबर दैट। अब इसकी फटाफट से एक रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका एक रिस्क है, पहला तो है अभी करंटली एक्सपेंसिव है, दूसरा है पोटेंशियल रिस्क में सीवियर साइड इफेक्ट्स। तो ये कार टी थेरेपी है, वो इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम में क्या होता है कि ओवरऑल ये पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, कार टी सेल थेरेपी कर सकती हैं, ठीक है। जिससे क्या है कि बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनका एक कोलेटरल डैमेज हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, एक सीवियर साइड इफेक्ट्स में से माना जाता है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम के ओवरऑल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और बॉडी की जो नॉर्मल सेल हैं उनका कोलेटरल डैमेज हो जाए। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो आपके लिए एडवर्स हो सकते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन होना, सीजर्स, स्पीच इम्पेयरमेंट। तो ये वाले पोटेंशियल रिस्क हैं इस कार टी सेल थेरेपी के। तो हमने ओवरऑल सारा प्रीलिम्स का स्पेसिफिक, मेंस के स्पेसिफिक कवर कर लिया, और ये इशू बेस्ड कवरेज है न्यूज़ की, ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगी और इसकी फ्रिक्वेंसी भी अभी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। तो आप बने रहिए कैफे इसमें और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।